गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, हम लोग बात करने जा रहे थे। इतने दिनों से बात कर रहे हैं एडीओ को लेकर। हम लोग क्या रणनीति लेकर आए थे उसके ऊपर हम लोग बात कर चुके थे। सारा बता दिया गया था कि करंट हम आप लोग के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। मैथ्स का आज से शुरू हो गया। इकोनॉमिक्स का डिस्कशन पीवाईक्यू है ना, मॉक नहीं पीवाईक्यू। और वो पीवाईक्यू जो होगा आपके कुछ बुक्स जो है जिससे लिए गए हैं, चाहे वो लूसेंट हो, दृष्टि की बुक आती है, वो है घटना चक्र। तीनों किताबों से मिक्स करके आपको चैप्टर वाइज इकोनॉमिक्स का, क्योंकि बहुत लोगों को क्या होता है, इकोनॉमिक्स कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोग को थोड़ा सा मुश्किल से समझ में आता है। तो हर चीज को थोड़ा सा एक सही तरीके से सही क्रम में अगर बता दिया जाए तो आपको भी समझना आसान हो जाता है। तो उसी चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझाने के लिए एक प्रयास करता हुआ एक टीचर आ गए हैं आपके सामने, और वो आपको बिल्कुल बेसिक से एक क्वेश्चन आपके साथ अच्छे से डील करेंगे। आप पेशेंस के साथ थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, सब कुछ अच्छा होगा और एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये 6:30 बजे से डेली आपका शुरू होगा। और एडीओ का पेपर 10 तारीख से है, तो उसमें भी अच्छा खासा टाइम है। इससे पहले भी हम लोग बहुत कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके होंगे। डेली 50 50 क्वेश्चन जो पिछले विगत कई वर्षों में जो पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस आपके सामने बताए जाएंगे, वही क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे। और बिहार दरोगा के लिए 18 और 21 को संभावित है। तो 18 और 21 उस समय तक तो ऑलमोस्ट इकोनॉमिक्स का सारा क्वेश्चन लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। अभी से मान लिया जाए कि अगर 25 दिन भी है तो 25 दिन में अगर 50-50 क्वेश्चन डेली होता है तो 750 क्वेश्चन। और ये बहुत ज्यादा होता है, ये कम नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। हाँ, बहुत ज्यादा जो लेंथी वाले क्वेश्चंस होंगे वो अभी हम लोग स्किप करेंगे, वो बीपीएससी के लिए जब आएगा तो बीपीएससी के लिए हम लोग देखेंगे। फिलहाल तो एसआई के लिए और एडीओ के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम लोग अभी कर रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल बने रहिए, और जो भी क्वेश्चन में डाउट रहे वो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर एक दो मिस्टेक हो जाए इनसे तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, हर कॉन्सेप्ट आपको बता दिया जाएगा। तो इनके हवाले करते हैं और आप लोग बिल्कुल नहीं। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो आज हम लोग देखेंगे कई क्यू क्वेश्चन को, बीपीएससी एडीओ और बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज, कौटिल्य सीरीज को लॉन्च किया गया है, जो कि 6:30 बजे से शाम में 6:30 बजे पीएम से क्वेश्चन हमेशा पीवाईक्यू का ये चलता रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम देखेंगे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को थोड़ा कंसेप्ट बताएंगे, इसके बाद क्वेश्चन को लोग देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जैसे कि आप लोग पॉलिटी में भी पढ़े होंगे, पॉलिटी में प्रियम्बल में जो पढ़ना है, प्रस्तावना में, समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसके बाद पूंजीवादी भी और मिश्रित अर्थव्यवस्था भी। तो उसको थोड़ा हम पॉलिटी से लिंक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर जो समाजवाद होता है वो क्या होता है। तो वैश्विक स्तर पर जो समाजवाद होता है, समाजवाद, तो इसका जो सैद्धांतिक पक्ष होता है, सैद्धांतिक तत्व जो होता है,
सैद्धांतिक जो तत्व है, सैद्धांतिक पक्ष जो है, सैद्धांतिक जो पक्ष होता है, जैसे कि संपत्ति का समाजीकरण होता है, समानता होता है, इसके बाद शोषण विहीनता और विभिन्न जो मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण किया जाता है। तो ये इसका है। तो हो जाएगा पहले संपत्ति का समाजीकरण देखेंगे, संपत्ति का समाजीकरण, संपत्ति का समाजीकरण, इसके बाद समानता, के बाद देखेंगे मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण, कल्याण, इसके बाद शोषण विहीनता, शोषण विहीनता, शोषण। तो ये वैश्विक स्तर पर हो गए। वैश्विक स्तर पर समाजवाद के ये सैद्धांतिक पक्ष हैं: संपत्ति का समाजीकरण, समानता, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण और शोषण विहीनता। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये भारत से कैसे भिन्न है। तो ये सैद्धांतिक पक्ष हो गए। और व्यवहारिक पक्ष को हम लोग देखेंगे। व्यवहारिक पक्ष को, व्यवहारिक पक्ष को देखेंगे तो इसको दो भाग में बांटेंगे: मार्क्सवाद या साम्यवाद, मार्क्सवाद या साम्यवाद। इसके बाद दूसरा लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। थोड़ा धैर्य रखेंगे, एक एक क्वेश्चन को आप लोग आसानी से करते चलिएगा। थोड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समाजवाद, तो वैश्विक स्तर पर देखेंगे कि सैद्धांतिक पक्ष क्या है: संपत्ति का समाजीकरण, समानता में विश्वास, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण और शोषण विहीनता। और व्यवहारिक पक्ष को इसको देखेंगे, समाजवाद के व्यवहारिक पक्ष को देखेंगे तो मार्क्सवाद या साम्यवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद, इस दो भागों में बांटेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि मार्क्सवाद और साम्यवाद में क्या है, जैसे कि इसके साधन और तरीके क्या है, साधन और तरीके। तो साधन और तरीके में देखेंगे, साधन और तरीके में हम लोग देखेंगे ये वर्ग संघर्ष करेगा, वर्ग संघर्ष करता है पहले, वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष करेगा। इसके बाद क्रांति, क्रांति से नहीं होगा तो क्या करेगा, हिंसा, हिंसा करेगा। ये इसके साधन है, साधन या तरीके। तो ये इन साधनों का प्रयोग करके ये किस चीज की प्राप्ति करना चाहेगा, ये जो सैद्धांतिक पक्ष है इनके तत्वों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इसके बाद लोकतांत्रिक समाजवाद को देखते हैं। तो लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या है कि इसमें ये लोकतांत्रिक साधन के तरीकों को अपनाता है। लोकतांत्रिक साधन जैसे कि संसद के कानून के माध्यम से, संसद के कानून के माध्यम से, इसके बाद योजनाबद्ध विकास के माध्यम से, योजनाबद्ध विकास, योजनाबद्ध विकास के माध्यम से ये क्या करेगा, ये अपना इसका साधन है लोकतांत्रिक समाजवाद का। तो इस साधन के माध्यम से ये कहाँ जाना चाहेगा, इसको प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो अब देखेंगे कि जो भारत का जो समाजवाद है, भारत का जो प्रस्तावना में प्रियम्बल में जो समाजवाद है शब्द का प्रयोग किया गया है, तो क्या ये मार्क्सवाद से निकटता रखता है कि इससे रखता है कि या उसका स्वरूप भिन्न है। आप लोग पॉलिटी में पढ़े होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भारतीय समाजवाद है, तो भारतीय समाजवाद है, भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद तो नहीं है, ठीक। भारतीय समाजवाद क्या है, मार्क्सवाद नहीं है। लोकतांत्रिक समाजवाद से क्या रखता है, निकटता रखता है, निकटता रखता है, निकटता रखता है। इससे लोकतांत्रिक समाजवाद से क्या रखता है, निकटता रखता है। लेकिन यह पूरी तरह भी क्या है लोकतांत्रिक समाजवाद भी नहीं है। इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि जो भारतीय समाजवाद है क्या है,
इसका जो स्वरूप है वो विशिष्ट है। क्या है? इसका स्वरूप विशिष्ट है। और इसी में आप लोग पढ़े होंगे कि 1982 में एक केस आया था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसे डीएस नकारा केस कहा जाता था। डीएस नकारा केस। तो 1982 में था डीएस नकारा केस। डीएस नकारा केस। डीएस नकारा केस 1982 का था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, इसको परिभाषित किया था, समाजवाद को परिभाषित किया था, भारतीय समाजवाद को, और निम्न इसके तत्व दिए थे। इसमें दो तो ये समान है, जैसे कि ये 3 और 4 जो है, 1 2 3 और 4, यानी कि 3 और 4 सेम है। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया था, यानी कि मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण, शोषण विहीनता, ये क्या है? सेम है। तो इसमें जो पॉइंट 3 और 4 है, क्या है? सेम है। इसके बाद जो दो दो जो है भिन्न है, तो उसमें क्या है? जैसे कि आय की असमानता को कम करना, आय की असमानता को कम करना। इसके बाद जब आय कम होगा तो क्या होगा? जीवन के स्तर का, जो जीवन के रहन सहन का स्तर होगा, क्या होगा? वो कम होगा। तो जीवन के स्तर का जो जीवन स्तर है, जीवन स्तर भी क्या होगा? कम होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने डीएस नकारा केस में क्या किया था? आय की असमानता को कम करना था और जीवन के स्तर को क्या करना था? कम करना। इसके बाद तीसरा पॉइंट था कि मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण। इसके बाद शोषण विहीनता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भारत का जो समाजवाद था, न तो पूरी तरह से क्या था, ये मार्क्सवाद, ये साम्यवाद नहीं था, और लोकतांत्रिक समाजवाद भी नहीं था, लेकिन इससे क्या रखता था? निकटता रखता था। इसलिए हम भारतीय समाजवाद के बारे में कह सकते हैं, इसका स्वरूप क्या था? विशिष्ट था। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि जो भारतीय समाजवाद है, यह सरकार की समानतावादी नीतियों से है, इसका अर्थ। तो समाजवाद में क्या होगा, और देखेंगे कि जैसे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था की ये मिश्रित रूप है, दोनों को मिलाकर है। तो इसी को क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था को भी हम लोग लिए हैं और समाजवादी को भी। न तो पूंजीवादी का हम लोग विरोधी है और नहीं समाजवादी का, दोनों को मिक्सड है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का क्या सह अस्तित्व है, दोनों का। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। थोड़ा देखेंगे आप लोग, पेशेंस बनाए रखेंगे, और इतने करने के बाद आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन का क्या कर सकेंगे? आंसर बता सकेंगे। तो देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही पूछ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जे एम किन्स अर्थशास्त्र के जनक है। ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, इसी को क्या कहते हैं? विकासशील भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं विकासशील। विकासशील, विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, इसको लिया जा सकता है इस रूप में। एक होता है विकसित, विकसित अर्थव्यवस्था। तो अल्प विकसित भी कह सकते हैं, विकासशील, लेकिन ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? अल्प विकसित है, तो इसको कह सकते हैं कि है। ठीक है। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही है। इसके बाद जे एम किन्स अर्थशास्त्र के जनक है। तो जे एम किन्स अर्थशास्त्र के नहीं है, बल्कि एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ है। ये जो जे एम किन्स है, ये समष्टि अर्थशास्त्र का है जनक। इसका समष्टि, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक है। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक। तो क्या हो जाएगा इसमें? पूछ रहा है कि सही कौन सा है। तो एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन होगा? नहीं होगा। तो देखेंगे कि केवल एक और दो सही है। इसके बाद केवल एक सही है, दो और तीन सही है। तो जहां जहां तीन है वो तो गलत हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ पर तीन गलत है। तो एक और दो क्या हो जाएगा? आंसर में क्या हो जाएगा? एक और दो हो जाएगा। ठीक।
पढ़ते हैं आगे। देखते हैं। अब कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो हम लोग पीछे देखे इसका डिस्कशन, तो क्या हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। सरकारी प्लस सरकार और निजी क्षेत्र का क्या है इसमें, सह अस्तित्व है, दोनों को मिलाकर है सह अस्तित्व। यानी कि इसमें क्या है, पूंजीवादी भी है, पूंजीवादी प्लस समाजवादी, समाजवादी दोनों का क्या है, मिक्स्ड है। तो क्या हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका आंसर क्या हो गया, ए नंबर। देखते हैं आगे बढ़ते हैं। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली और एक पूंजी आधिक्य वाली। तो सबसे हम पहले हम लोग देखेंगे कि भारत में जो है क्या है, ये श्रम आधारित है। ये श्रम आधारित बोल रहा है, यानी कि एक नीति आयोग का जो रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट में जो है, नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें दिया है जैसे कि भारत में स्किल्ड लेबर है ज़्यादा कि अनस्किल्ड लेबर है। तो सबसे पहले देखेंगे कि भारत में जो कुशल श्रमिक है, कुशल श्रमिक जो है वो मात्र कितना है, 4.7% ही है। कितना, 4.7%, यानी कि 5% के आसपास है। और अकुशल कितना होगा, लगभग अकुशल श्रमिक लगभग हो जाएगा कितना, 95%, यानी कि श्रम अधिक वाली हो जाएगा, श्रम अधिक वाली। इसके बाद देखेंगे कि नीति आयोग की रिपोर्ट में और जैसे कि सबसे अधिक किस में था, तो दक्षिण कोरिया में था। कितना, दक्षिण कोरिया में स्किल लेबर कुशल लेबर कितने थे, कुशल श्रमिक लगभग 96%। कितना, लगभग 96% थे, लगभग 96%। इसके बाद जापान में देखेंगे तो जापान में कितना, जापान में लगभग 80%। इसके बाद यूएसए अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में 55%, 55%। इसके बाद चीन में देखेंगे तो चीन में कितना, चीन में 35%। और भारत में कितना हो गए, भारत में हो गए 4.7%, 4.7%। तो आप लोग देख लेंगे, अगर बढ़ते क्रम में कहेगा या घटते क्रम में कहेगा, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप लोग उसमें भी बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। क्या हो जाएगा, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतया विशेषता होती है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, इसमें प्रति व्यक्ति आय निम्न, पूंजी निर्माण की निम्न दर, निम्न आश्रितता अनुपात, तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल की शक्ति का होना। ठीक, ये यूपीपीसीएस में पूछा है मेंस 2017 में। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो प्रति व्यक्ति आय है क्या है सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पूंजी निर्माण दर, पूंजी निर्माण दर को नया टर्म है, देखते हैं क्या है ये पूंजी निर्माण। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बचत, निवेश और पूंजी निर्माण में संबंध क्या होता है, बचत, निवेश और पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण में क्या संबंध है, पूंजी निर्माण में क्या संबंध है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बचत, बचत ज्यादा होगा,
बचत ज्यादा होगा तो हम लोग क्या कर पाएंगे, निवेश ज्यादा करेंगे। क्या करेंगे, निवेश ज्यादा करेंगे। और जब निवेश ज्यादा करेंगे बचत ज्यादा होगी तो निवेश क्या होगा, ज्यादा। इसके बाद क्या होगा, उत्पादन क्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी। उत्पादन क्षमता में वृद्धि, उत्पादन क्षमता में वृद्धि। तो इसके बाद उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगा तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन भी बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। रोजगार में वृद्धि होगा। रोजगार में क्या होगा, वृद्धि होगा। रोजगार में वृद्धि होगा। इसके बाद क्या होगा, आय में भी वृद्धि। आय में वृद्धि, आय में क्या होगा, वृद्धि होगा। जब उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, जीडीपी में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। जीडीपी में भी वृद्धि। इसके बाद क्या होगा, ग्रोथ रेट, यानी समृद्धि जो विकास है, समृद्धि विकास भी क्या होगा, बढ़ेगा। समृद्धि विकास भी, ग्रोथ रेट क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये है बचत निवेश और, बचत निवेश और पूंजी निर्माण में क्या संबंध है। यदि आप बचत ज्यादा करेंगे तो निवेश भी ज्यादा करेंगे। निवेश ज्यादा होगा तो क्या होगा, उत्पादन क्षमता। उत्पादन क्षमता, जो किसान क्या होंगे, उत्साहित होंगे। उत्साहित होंगे तो क्या करेंगे, ज्यादा उत्पादन करेंगे। उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, जीडीपी में वृद्धि। इसके बाद ग्रोथ रेट जो है, समृद्धि में भी वृद्धि होगी। उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, रोजगार के अवसर भी ज्यादा होंगे। रोजगार बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, किसानों की आय भी बढ़ेगी। तो ये संबंध है। ठीक, अगर इसी को कम कर देंगे हम लोग, इसी को कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा स्थिति। तो आपको आ रहा है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषता होती है, प्रति व्यक्ति निम्न आय, सही है। पूंजी निर्माण की दर क्या निम्न है, यहाँ हम लोग अधिक देखे हैं तो इसको उल्टा कर देना है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक, एक दो, ये नहीं होगा। इसके बाद तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल की शक्ति का होना, तो अल्प विकसित नहीं बल्कि बल्कि ये किसको प्रदर्शित करेगा, विकसित अर्थव्यवस्था को करेगा, सेवा क्षेत्र में। तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, एक और दो। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, एक तथा दो, दो तीन, तीन चार, एक और चार, क्या हो जाएगा बताइए कमेंट बॉक्स में, हम लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो जाएगा, एक और दो। तो क्या हो जाएगा आंसर, एक तथा दो। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से आप लोग सुनिएगा, थोड़ा कंसेप्ट भी होगा, सब चीज लिखना संभव नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा लिखेंगे और ज्यादा समझाएंगे ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोग बना पाए। ठीक, अब इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है, विकासशील श्रेणी में दर्शाती है। कृषि मुख्य व्यवसाय, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना। ठीक, इसमें देखेंगे क्या है, विकासशील। ये कृषि मुख्य व्यवसाय, कृषि के बारे में। जो विकासशील देश होता है वह क्या होता है, कृषि आधारित होता है अधिकांशतः। इसके बाद प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, इसके बाद उत्तर पर आएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी को देखेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी को देखेंगे, या इसी को क्या कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी कहते हैं, छिपी बेरोजगारी। या इसी को क्या बोलेंगे, अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, बेरोजगारी। ये क्या होती है, ये किस क्षेत्र में होती है, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में होती है और कृषि क्षेत्र में होती है। कहाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, ग्रामीण क्षेत्र में
कृषि में होती है, अधिकांशतः देखने को मिलती है कृषि में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, ये अदृश्य बेरोजगारी किसको कहते हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं, जिसकी सीमांत उत्पादकता क्या हो, शून्य हो। सीमांत उत्पादकता क्या है, तो सीमांत उत्पादकता क्या हो, अर्थ इसका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा कि सीमांत सीमांत उत्पादकता क्या हो, शून्य हो। सीमांत उत्पादकता शून्य हो। ये सीमांत उत्पादकता क्या होती है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, मान लीजिए कि श्रमिक हो गए, यहाँ पे कुछ श्रमिक हो गए, यहाँ कृषि जोत हो गए, इसके बाद यहाँ पर उत्पादकता हो गई, उत्पादकता। मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझेंगे, मान लीजिए कि शुरुआती दौर में कृषि में कितने 5 श्रमिक लगे हैं। इसके बाद कृषि जोत मान लीजिए कितना 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर। इसके बाद उत्पादन कितना हो रहा है, 10 क्विंटल मान लेना है अपने से, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, 10 क्विंटल। अब मान लीजिए कि यही श्रमिक बढ़कर 12 श्रमिक हो गए, और ये कृषि जोत सेम है, कितना 1 हेक्टेयर ही है, और उत्पादन भी कितना हुआ, 10 क्विंटल ही हुआ, 10 क्विंटल ही हुआ। तो देखिए इसमें क्या है, पहले जितने 5 श्रमिक थे, कृषि जोत 1 हेक्टेयर था, उत्पादन कितने कर रहे थे, 10 क्विंटल। इसके बाद 12 श्रमिक आ जाने के बाद भी सेम है कृषि जोत, कृषि भूमि 1 हेक्टेयर, लेकिन उत्पादन कितना हो रहा है, सेम ही हो रहा है, 10 क्विंटल पहले इतना हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, अंतर कितने का है, शून्य का। कितने का, शून्य का, शून्य। तो इसमें श्रमिक कितने बढ़ गए, 7 बढ़े श्रमिक। तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि 7 श्रमिक के बढ़ने के बाद भी उत्पादकता में या उत्पादन में कोई वृद्धि हुई नहीं हुई, कितना हुई, शून्य हुआ। तो यही क्या है, शून्य उत्पादकता है। क्या है, शून्य उत्पादकता है। समझ गए आप लोग, तो यही क्या है, शून्य उत्पादकता। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता। इसके बाद प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, ये नहीं होगा। तो क्या होगा आंसर में, 1, 2 और 3 देखेंगे, 1 तथा 2, केवल 2 और 3, 1 तथा 2, 1, 2 तथा 3। तो क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है पिछड़ी एवं गतिहीन अर्थव्यवस्था के रूप में, एक विकासशील अर्थव्यवस्था, अर्धविकसित, और एक विकसित अर्थव्यवस्था। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा है, तो हम लोग देख चुके हैं क्या, एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक, देखेंगे 8 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि की प्रधानता, उद्योग की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय, बृहद बेरोजगारी। बृहद बेरोजगारी, भारत में क्या है, कृषि, भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। उद्योगों की प्रधानता, भारत में उद्योग उतने शक्तिशाली यानी कि ज्यादा नहीं है। इसके बाद न्यून प्रति व्यक्ति आय, भारत में क्या है, प्रति व्यक्ति आय कम है। अब बृहद बेरोजगारी, भारत में क्या है, बेरोजगारी ज्यादा है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 1 तथा 2, 2, 3, 4 केवल, 1, 2 तथा 3 केवल, 1, 3 व 4 केवल। बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा, 1, 1, 4, 1, 3, 4, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जहाँ जहाँ हमको एक्सप्लेन करना होगा हम वहाँ करते रहेंगे एक्सप्लेन, ताकि आप लोग आगे का भी क्वेश्चन क्या कर रहे बना सके आसानी से। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है, नहीं है, श्रम की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। तो बताइए कि भारत में क्या है, संसाधनों की कमी है, नहीं है। 9 नंबर, भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कमी। आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, संसाधन। तो आप लोग पढ़े होंगे, एक भूगोल वेता थे जिमरमैन, तो वो क्या कहते थे कि संसाधन होते नहीं बल्कि क्या है, संसाधन
होते नहीं बल्कि बनते हैं, होते नहीं बल्कि बनते हैं या बनाए जाते हैं, बनते हैं या बनाए जाते हैं। ये किनका कथन है? ये कथन किनका है? जिमरमैन का है, भूगोलवेत्ता थे जिमरमैन। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधनों की कमी। भारत में क्या है? प्राकृतिक संसाधनों की कमी है कि नहीं? क्या है? प्रचुरता है। ठीक, पूंजी निर्माण हम लोग पीछे देखे थे, पूंजी निर्माण हम लोग पीछे देखे थे यहाँ पे। पूंजी निर्माण, बचत, निवेश और पूंजी निर्माण में संबंध जो हम लोग देखे थे वही है वो। देखते हैं आगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक क्रिया नहीं है। स्वैच्छिक समाज सेवा, किसान खेती, किसानी खेती, परिवहन, नौकरी। यूपीपीसीएस में पूछा है 2023 में। तो स्वैच्छिक समाज सेवा, मान लीजिए कि हम अपने भाई को पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो जब अपने भाई को पढ़ाएंगे तो क्या होगा? पढ़ाएंगे तो निस्वार्थ भाव से पढ़ाएंगे, न कि पैसा के लिए पढ़ाएंगे। तो क्या हमें पैसा देगा? नहीं देगा। तो उसमें क्या हो जाएगा? स्वैच्छिक समाज सेवा आर्थिक क्रिया में शामिल होगा? नहीं होगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्वैच्छिक समाज सेवा। आप लोग भी समाज सेवा कीजिएगा तो क्या होगा? उसको आर्थिक क्रिया में क्या करेंगे? शामिल नहीं करेंगे। ठीक, देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति की, राज्य की, व्यक्ति और राज्य दोनों की। इसमें क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि राज्य, राज्य के बारे में देखेंगे। तो राज्य के आप लोग पॉलिटी में पढ़े होंगे, पॉलिटी में आप लोग पढ़े होंगे कि राज्य को 3 रूपों में हम लोग पढ़ते हैं। राज्य को कितने रूपों में? 3 रूपों में पढ़ते हैं राज्य को, 3 रूपों में। पहले राजनीतिक विज्ञान के रूप में देखेंगे, राजनीति राजनीतिक विज्ञान के रूप में देखते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ राज्य के रूप में लेते हैं, राज्य के सेंस में ही लेते हैं। इसके सेंस में, राज्य के सेंस में लेते हैं। तो राज्य के सेंस में लेता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? जैसे कि मान लीजिए कि जो एक राज्य का होने के लिए क्या जरूरी है? 4 तत्व होंगे, 4 तत्व होंगे। सरकार, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, इसके बाद संप्रभुता। संप्रभुता, आप लोग समझ पा रहे हैं? सरकार, गवर्नमेंट, भूभाग, जनसंख्या और संप्रभुता। सोवरेनिटी क्या होती है? तो इसमें होता है कि जैसे कि भारत देश को लेते हैं हम, तो भारत जो देश है अपनी जो आर्थिक नीतियां है, वैदेशिक नीति है, कोई भी, यानी कि उसके आंतरिक मामला हो या बाह्य मामला हो, उसमें डिसीजन जो लेता है वो क्या स्वतंत्र रूप से लेता है कि नहीं लेता है, या किसी के दबाव में आकर तो नहीं लेता है ना। तो वही क्या है, जब संप्रभुता का अर्थ एक ऐसे देश से होता है जो देश अपनी बाह्य और आंतरिक नीतियों को क्या करता है? स्वयं संचालित करता है, ना कि किसी के दबाव में आकर करता है। ठीक, तो आप लोग संप्रभुता के बारे में समझ गए होंगे। तो ये क्या है? कह रहा है कि विकास भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो व्यक्ति और राज्य दोनों को करता है। क्या करता है? व्यक्ति और राज्य दोनों को करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे, कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। कितने? 2 भागों में। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा माइक्रो। माइक्रो को क्या बोलते हैं? व्यष्टि बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म। माइक्रो को क्या बोलते हैं? समष्टि, या इसी को क्या बोलते हैं? बृहद। क्या? बृहद। ठीक,
बृहद के समष्टि अर्थशास्त्र के पिता कौन है? जॉन किन्स है। जॉन किन्स है। जॉन किन्स को क्या कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र के पिता। जॉन किन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। तो इसमें इसमें क्या हो जाएगा? इसमें व्यक्ति को शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, व्यक्ति या व्यक्ति समूह या कंपनी समूह को शामिल करते हैं। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है, इसमें जैसे कि आमतौर पर सामान्यतः जितना भी हम लोगों को पढ़ाना है, जैसे टॉपिक, जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हो गया, एमएसपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, मुद्रास्फीति हो गया, गरीबी, बेरोजगारी, बैंकिंग, सब इसमें किस में आ जाएगा? समष्टि अर्थशास्त्र में हो जाएगा। यानी कि बृहद रूप में, समझ लीजिए एक लाइन में, बृहद रूप में इसका प्रयोग होता है। यानी कि जितना भी टॉपिक है हम लोगों को पढ़ना है, तो वो सब क्या किस में आ जाएंगे? तो बृहद अर्थशास्त्र यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में आ जाएंगे। किस में? समष्टि अर्थशास्त्र में आ जाएंगे। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन आर्थिक मुद्दों को शामिल किया जाता है? राजकोषीय नीति क्या किया जाता है? जी हाँ, किया जाता है। मौद्रिक नीति किया जाता है। मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति किया जाता है। सरकारी बजट किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के साथ कृषि तथा सेवा क्रियाकलाप संबद्ध है? तो सबसे हम लोग देखेंगे सबसे कि अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है 3 भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं। 3 क्षेत्र। सबसे पहले देखेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ठीक। तो इसमें देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र किससे जुड़ा हुआ है? कृषि से जुड़ा हुआ है। कृषि से प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो कि प्रकृति से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, प्रकृति से डायरेक्ट मिलता है। तो क्या है? कृषि। इसके एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में तो क्या हो जाएगा? कृषि। कृषि के बाद पशुपालन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पशुपालन। इसके बाद वानिकी हो जाएगा। वानिकी। इसके बाद खनन और उत्खनन हो जाएगा। खनन और उत्खनन हो जाएगा। उत्खनन हो जाएगा। ये सब किस में आएंगे? कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, इसके बाद वानिकी हो गया, खनन और उत्खनन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया। ये सब किस में आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। द्वितीय क्षेत्र में देखेंगे हम लोग क्या क्या आएगा? तो इसमें विनिर्माण आएगा। क्या? विनिर्माण क्षेत्र आएगा। विनिर्माण क्या होता है? जो मशीन के द्वारा वस्तुओं का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है। विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है। तो इसमें द्वितीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा? विनिर्माण आएगा। इसके बाद क्या आएगा? द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण हो जाएगा। इसके बाद निर्माण हो जाएगा। निर्माण, विनिर्माण, वाटर सप्लाई हो जाएगा, जलापूर्ति हो जाएगा, जलापूर्ति हो जाएगा इत्यादि ईटीसी। इसके बाद जो तृतीय क्षेत्र है, जैसे कि ये किससे जुड़ा हुआ है? सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। टर्शियरी सेक्टर किससे? सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बीमा हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र बीमा हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, होटल एवं रेस्तरा हो गया, होटल एवं रेस्तरा हो गया, रेस्तरा हो गया, होटल एवं रेस्तरा हो गया। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। खुदरा व्यापार हो जाएगा।
खुद देखते हैं, आगे देखते हैं इस थोड़ा सा दोस्तों टेक्निकल इशू है, थोड़ा थोड़ा वेट कर लीजिए आप लोग, तब आगे देखेंगे। 2 मिनट रुकेंगे आप लोग, 2 मिनट रुकेंगे। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों आगे, ये हो गया। इसके बाद चतुर्थ और पंचम क्षेत्र भी होता है, क्या होता है? चतुर्थ और पंचम क्षेत्र भी होता है। तो ये किसका भाग है? तृतीय क्षेत्र का ही भाग है। तो तृतीय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। तृतीय क्षेत्र को क्या किया गया है? तृतीय तृतीय क्षेत्र को ही के क्या किया गया है? 2 भागों में बांटा गया है। तृतीय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। तृतीय क्षेत्र को क्या किया गया है? 2 भागों में बांटा गया है, चतुर्थ और पंचम। चतुर्थ और चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। तो चतुर्थ क्षेत्र में क्या होता है? इसमें कुशलता की आवश्यकता होती है। क्या? कुशलता। कुशलता की आवश्यकता होती है। पंचम में कुशलता के साथ साथ क्या? निर्णय लेने की शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता। कुशलता प्लस निर्णय लेने की क्षमता, कुशलता प्लस निर्णय लेने की क्षमता। ठीक, तो एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि चतुर्थ क्षेत्र में क्या हो जाएगा। चतुर्थ क्षेत्र में क्या हो जाएगा? अनुसंधान और विकास। अनुसंधान और विकास हो जाएगा। अनुसंधान और विकास हो जाएगा। इसमें पंचम क्षेत्र में क्या हो जाएगा? इसमें लोक प्रशासन हो जाएगा। क्या? लोक प्रशासन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यहां लिख लीजिएगा, लोक प्रशासन। यानी कि इसमें कुशलता और निर्णय लेने की शक्ति चाहिए। तो देखेंगे हम लोग क्या क्वेश्चन में क्या किया है, पूछा है कि अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के साथ कृषि और सेवा क्षेत्र, तो बताइए आप लोग खुद बताइए, कृषि के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है प्राथमिक क्षेत्र, और सेवा किससे? तृतीय क्षेत्र। यानी कि क्या हो जाएगा? प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र, क्रमशः प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र लीजिए। पहला ही क्वेश्चन क्या हो गया? आंसर। क्वेश्चन का क्या होगा? पहला ही ऑप्शन आंसर हो गया, प्राथमिक तथा तृतीय क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा? 13 नंबर का ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? 13 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये एक क्वेश्चन है और मेरा मकसद क्या है? आप लोगों को इकोनॉमी को फील कराना। यानी कि कैसा भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग आसानी से क्या कीजिए, उस क्वेश्चन को आप लोग कर ले जाए। ठीक, देखते हैं आगे। और कि भारत के अतीत क्षेत्र कौन से सही है? संगठित क्षेत्र की तुलना में इस क्षेत्र में किया रोजगार सुरक्षा तथा कार्य विनियमन असंगठित क्षेत्र में बेहतर है। देखिए, पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र कौन होते हैं। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र कौन होता है? संगठित, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि असंगठित। असंगठित क्षेत्र कौन है? तो असंगठित क्षेत्र वे क्षेत्र होता है जहां सरकार के नियम कानून तो होते हैं, जहां सरकार के नियम कानून होते हैं लेकिन उसका पालन नहीं किया जाता है। क्या? उसका पालन नहीं किया जाता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे, जैसे कि बाहर मान लीजिए कि कोई चाय वाला, ठेला वाला, तो क्या वे लोग नियम कानून का पालन करते हैं? नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा? असंगठित क्षेत्र में
वे लोग काम करते हैं जहाँ तो सरकार के नियम कानून होते हैं। क्या होता है? सरकार के नियम कानून होते हैं, नियम कानून होते हैं, नियम कानून होते हैं, लेकिन पालन नहीं होता है। पालन नहीं होता है। ठीक। इसके बाद देखेंगे कि क्या इसमें काम के घंटे निश्चित होते हैं। काम के जो स्वरोजगार से ये प्रेरित होते हैं, इसमें काम के घंटे भी निश्चित नहीं होते हैं। वेतन निश्चित है नहीं है, तो काम के घंटे जो है निश्चित नहीं है। काम के घंटे क्या है? निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। वेतन निश्चित नहीं है, वेतन निश्चित नहीं है। इसके बाद जो लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं, क्या उन्हें सामाजिक सुरक्षा दी जाती है? क्या उन्हें सामाजिक सुरक्षा दी जाती है? तो नहीं। क्या सामाजिक सुरक्षा दी जाती है? अब सामाजिक सुरक्षा क्या होती है? सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है, सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है। सामाजिक सुरक्षा के तहत एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं जैसे कि में क्या क्या शामिल है। तो सामाजिक सुरक्षा में जैसे कि बीमा हो गया, पेंशन हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, मातृत्व अवकाश हो गया, मातृत्व अवकाश हो गया, इटीसी इत्यादि। ठीक। तो ये क्या है? सब क्या है? सामाजिक सुरक्षा है। यानी कि इस क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उन्हें सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जाती है, यानी कि ना तो बीमा उनका, न पेंशन मिलता है, न ग्रेच्युटी और न ही मातृत्व अवकाश। ठीक। तो क्या हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई क्या कानून है कि नहीं। ठीक। इसे परिभाषित किया गया है कि नहीं। तो एक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम है 2008। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम क्या है? 2008 में है सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की है। और इसकी जो धारा है 2M, 2008 की धारा 2M इसे परिभाषित किया गया है कि धारा 2M में परिभाषित किया गया है सामाजिक सुरक्षा है। ये आगे भी इस पर क्वेश्चन है तो आप लोग आसानी से बना पाएंगे। तो संगठित असंगठित क्षेत्र कौन है? सरकार के नियम कानून होते हैं लेकिन इसका पालन नहीं किया जाता है। काम के घंटे निश्चित नहीं है, वेतन निश्चित नहीं होता है, वेतन निश्चित नहीं होता है, सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है। सामाजिक सुरक्षा का अंतर्गत क्या है? बीमा है, पेंशन है, ग्रेच्युटी है, मातृत्व अवकाश है, ईटीसी। इसके बाद देखेंगे क्या सामाजिक सुरक्षा को भारत में परिभाषित किया गया है। तो जी हाँ। कब? तो सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब की है? 2008 की धारा है 2M। तो उसमें क्या किया गया है? इसे परिभाषित किया गया है। अब देखेंगे असंगठित हो गया, संगठित क्षेत्र को देखेंगे तो जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा। संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इसमें हो जाएगा कि सरकार के नियम कानून होते होते हैं, नियम कानून होते हैं और इसका पालन भी किया जाता है। नियम कानून होते हैं और पालन भी किया जाता है। क्या? पालन भी, शॉर्ट में लिख देते हैं, पालन भी किया जाता है। वेतन निश्चित होता है, वेतन निश्चित होता है। काम के घंटे भी निश्चित होते हैं, काम के घंटे क्या होते हैं? काम के घंटे निश्चित होते हैं। ठीक। इन्हें सामाजिक सुरक्षा भी दी जाती है। क्या? सामाजिक सुरक्षा भी दी जाती है, सामाजिक सुरक्षा भी मिलती है। तो यही सामाजिक सुरक्षा, बीमा, पेंशन, ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश सब मिलता है। तो ये असंगठित क्षेत्र हो गया और ये संगठित क्षेत्र हो गया। तो एक क्वेश्चन को बनाने के लिए इतना जानना आवश्यक है। आगे भी इस पर क्वेश्चन है जो कि आप लोग आसानी से बना पाइएगा। क्या है भारत में? क्या है संगठित क्षेत्र की तुलना में इस क्षेत्र में ये असंगठित क्षेत्र होगा। यहाँ पर छूट गया है। रोजगार सुरक्षा तथा कार्य विनियमन असंगठित क्षेत्रों में क्या है? बेहतर है। देखेंगे, कमेंट में कीजिए, आप लोग बताइए क्या होगा।
ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। एक, तीन और चार, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक, तीन, चार, यानी कि ये भी सही है, ये भी है। और श्रमिक सामान्यतः सीमित दिनों के लिए नियुक्त होते हैं। श्रमिक, जब हम बता आप लोगों को, आप लोग अगर इस बारे में जानना चाहेंगे तो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है वीडियो, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। श्रमिक को दो भागों में बांटा गया है। नियुक्त कौन होते हैं, नियमित कौन होते हैं, स्वनियोजित कौन होते हैं, उसके बारे में हम अच्छी तरह से बताए हैं वहां पे, तो प्ले लिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं इसे। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा इसका एक, तीन और चार। एक, तीन और चार ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखते हैं आगे। बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें, बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड क्लोज्ड इकोनॉमिक्स के बारे में पूछ रहा है। ये बंद अर्थव्यवस्था, तो बंद अर्थव्यवस्था क्या है? बंद अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां ना तो कोई आयात होता है और ना ही कोई निर्यात होता है। ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है, ना तो एक्सपोर्ट होता है ना ही और इंपोर्ट होता है। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले ये तो बंद अर्थव्यवस्था है ही। जब रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ था तो वहां पर एक शब्द का प्रयोग किया गया था, इसके लिए बंद अर्थव्यवस्था के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया था। वो किसके लिए? तो रूस के लिए किया गया था। जो अमेरिका बार बार प्रतिबंध लगा रहा था रूस पर, तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है रूस के लिए, ऑटर्की। क्या? ऑटर्की शब्द का प्रयोग किया गया है, ऑटर्की शब्द का प्रयोग। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, पूछेगा ये अब क्या कि ऑटर्की किससे संबंधित है? ये बंद अर्थव्यवस्था को डिनोट करता है। क्या हो जाएगा? बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या होगा? न तो निर्यात और न ही आयात। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और है कि आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। बताइए आप लोग, कमेंट में बताइए इसको, द्वितीय क्षेत्र। सर बफरिंग हो रहा है अब, ठीक, अब बताइए आप लोग। नेट स्लो है सर। देखते हैं आगे। आर्थिक क्रियाकलाप का अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में बताइए आप लोग, विनिर्माण क्षेत्र, पशुपालन, उत्खनन और वानिकी। ये जो सब है किसमें है? प्राथमिक क्षेत्र में है। किसमें है? प्राइमरी सेक्टर में है, प्राथमिक क्षेत्र में है, प्राथमिक क्षेत्र में है। विनिर्माण जो होता है किसमें होता है? द्वितीय क्षेत्र में होता है। विनिर्माण क्या होता है? जो जिससे कि मशीन से किसी वस्तु का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है या बनाया जाता है और निर्मित किया जाता है, उसे विनिर्माण कहा जाता है। देखते हैं आगे। आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र में यानी कि सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र कहेगा तो सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में क्या शामिल है? बैंकिंग है तो है, शिक्षा है स्वास्थ्य और संचार। क्या है? सब हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का। आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीय तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है बैंकिंग, स्वास्थ्य, संचार। सब हो जाएगा। ये भी हो जाएगा, ये भी होगा और ये भी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं आगे। 18 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग नहीं करती है बल्कि स्वतः ही वस्तुओं का उत्पादन करती है। द्वितीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है कि तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को तो विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है। अब ये कह रहा है कि तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग नहीं करती है। नहीं करती है कि करती है? करती है। तो क्या हो जाएगा? गलत है और ये भी गलत है। पूछा क्या है कि कौन सा कथन असत्य है? तो क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
तो 18 का क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। देखते हैं आगे। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारत में लोगों को सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त होता है। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र में उत्पादित वस्तु और सेवा का होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखेंगे सबसे पहले जीडीपी का योगदान। तो आज़ादी के समय जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय क्या था, जीडीपी में योगदान कितना था। तो हम लोग देखेंगे 1951-52 में की स्थिति क्या थी और वर्तमान में स्थिति क्या है जीडीपी में। तो उस समय प्राथमिक क्षेत्र यहाँ हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। देखेंगे कि सभी क्षेत्र का जीडीपी में योगदान कितना था। तो प्राथमिक क्षेत्र का कितना था, तो प्राथमिक क्षेत्र का 55% था, 55%। द्वितीय का 15% था योगदान। इसके बाद तृतीय का 30% था। ये जीडीपी योगदान है, क्या है, जीडीपी का योगदान है, जीडीपी की योगदान। इसके बाद वर्तमान में देखेंगे 24-25 में, 24-25 में देखेंगे तो कितना हो गया है घट करके 18%। यह हो गया है द्वितीय 27% हो गया है, और ये तृतीय क्षेत्र कितना हो गया है तो ये हो गया है 55, कितना 55%। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन, आज़ादी के समय सबसे ज़्यादा किसका जीडीपी में योगदान किसका था, प्राथमिक क्षेत्र का था 55%, और वर्तमान में कितना रह गया है 18%। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि आज़ादी के बाद से वर्तमान समय की ओर आने पर क्या जीडीपी में योगदान कृषि क्षेत्र का घटा है कि बढ़ा है। तो पहले क्या था 55% था, अब हो गया 18%। तो क्या हो जाएगा, क्रमशः घटा है, क्या हो जाएगा, क्रमशः घटा है, प्रश्न पूछा हुआ है। इसके बाद द्वितीय क्षेत्र में कितना 15 और 27, यानी कि द्वितीय क्षेत्र से क्या है बढ़ा है, और तृतीय क्षेत्र में 30 था, हो गया 55। तो यानी कि तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है, सेवा क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ देखेंगे कि सबसे अधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई है, सेवा क्षेत्र में हुई है। यहाँ पर आप लोग घटते क्रम भी बढ़ते क्रम में आप लोग सजा लेंगे, देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद रोजगार निर्भरता को देखेंगे, रोजगार निर्भरता, रोजगार निर्भरता। तो वहीं आज़ादी के समय कितना था, प्राथमिक क्षेत्र में 70% था, द्वितीयक में 20% था, द्वितीयक में 20% था, और तृतीयक में कितना था 10% था ना, 10%। यानी कि आज़ादी के समय रोजगार निर्भरता कितना था 70% प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक में 20% और तृतीयक में 10%। ठीक, अब वर्तमान में लगभग 45% हो गया है, 70 से घटकर द्वितीय 20 से कितना हो गया है 24 हो गया है, और ये कितना हो गया है 31 हो गया है, 31% हो गया है। तो देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार निर्भरता क्या हुआ, घटा है, द्वितीयक में बढ़ा है, और तृतीयक में क्या है बढ़ा है। तो इसमें बढ़ते घटते क्रम में आप लोग सजा लीजिएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा, रोजगार निर्भरता बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा, सबसे पहले बढ़ते क्रम यानी कि सबसे पहले छोटा, यानी कि सेकेंड माने, यानी कि द्वितीय क्षेत्र, इसके बाद तृतीय क्षेत्र, इसके बाद प्राथमिक क्षेत्र। यह है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र, रोजगार निर्भरता। ठीक, ये जीडीपी का योगदान। तो भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान कौन सा क्षेत्र कर रहा है, तृतीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का है। देखेंगे तृतीय क्षेत्र में कितना है 55%। तो ये क्या कर रहा है, सही है स्टेटमेंट, ये क्या है स्टेटमेंट, क्या है सही है।
सबसे अधिक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है रोजगार वाला। प्राथमिक क्षेत्र कितना है? 45% है, तो रोजगार कितना हो जाएगा इसमें? हो जाएगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। सत्य पूछा है, देखते हैं आगे। अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो हम लोग पीछे क्या किए हैं चर्चा किए हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को छुट्टी, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं होता है। ये संगठित क्षेत्र की बात कर रहा है। होता है कि नहीं होता? ये असंगठित क्षेत्र में होता है कि उसे कोई वेतन नहीं मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये नहीं कह रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम आते हैं जहां रोजगार की अवधि क्या होती है? नियमित होती है। तो रोजगार क्या होता है? नियमित होता है, काम के घंटे निश्चित होते हैं। ठीक, क्या है? सही है। इसके बाद संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमन का अनुपालन करना होता है। यह भी सही है। जैसे कि सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हम आप लोगों को बताए थे, पीछे डिस्कशन किए हैं कि उनका वेतन भी निश्चित होता है, काम के घंटे भी निश्चित होते हैं। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम की धारा सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 2M के तहत इन्हें क्या किया गया? परिभाषित किया गया है। क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन में एक नहीं है, उसको हटाइए। तो एक इसमें है, एक इसमें है, तो दो ऑप्शन इसी तरह हट गए, ये भी हट गए एक, तो बचा कौन? बी। तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा? 20 का बी हो जाएगा। देखते हैं आगे। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? राज्य, व्यक्ति, व्यक्ति राज्य और दोनों। क्या हो जाएगा? व्यक्ति और राज्य दोनों हो जाएगा। देखेंगे, बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही पूछ रहा है। कौन सा? असंगठित और इनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पूछ रहा है। असंगठित क्षेत्र के लिए कोई नियम और विनियमन नहीं होता है। यह क्या कह रहा है? कि नहीं होता है। नियम और कानून होता है, इसके लिए भी परिभाषित किया गया है। तो यहाँ क्या कह रहा है? कि नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ रोजगार सुरक्षित नहीं होता है और श्रमिकों को बिना किसी कारण से हटाया जा सकता है। रोजगार सुरक्षित नहीं होता है। क्या होता है? रोजगार सुरक्षित नहीं होता है। श्रमिकों को हटाया जा सकता है बिना किसी कारण, बिना किसी कारण कार्य से ऐसा कोई बात नहीं है कि बिना किसी कारण के हटाया जा सकता है। क्या हो जाएगा? ये सही होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल दो। देखते हैं आगे। कह रहा है कि औपनिवेशिक काल में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों को घटते क्रम में लगाइए, इन्हें सजाना है। घटते क्रम में क्या करना है? सजाना है। तो देखेंगे कि कृषि का कितना था? लगभग 70 से 75% हिस्सा था। 70 से 75%। इसके बाद 15 विनिर्माण क्षेत्र का 10% था। इसके बाद सेवा क्षेत्र का कितना था? तो सेवा क्षेत्र में 15 से 20 था। 15 से 20%। ये क्या कर रहा है? घटते क्रम में। तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? घटते क्रम में यानी कि सबसे पहले बड़ा 1, 3 के बाद 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखते हैं आगे फिर। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आधारिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल थे? ये आधारिक संरचना कह रहा है। ठीक, आधारभूत संरचना। कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। क्या हो जाएगा? रेल होगा, पतन होगा बंदरगाह इसी को कहते हैं। जल परिवहन होगा, डाक या तार होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है?
समाजवादी, निजी संपत्ति का संग्रह नहीं किया जा सकता है, ये सार्वजनिक होता है, ठीक। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है, इसमें समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, सही बात है। इसके बाद इस व्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां सामाजिक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती है, ये भी ठीक है। गलत क्या हो जाएगा, 1 नंबर। निजी संपत्ति का संग्रह नहीं किया जा सकता है, निजी संपत्ति का संग्रह किसमें होता है, पूंजीवादी, तो ये भी सही है। क्या हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 और 3, तीनों हो जाएगा। देखते हैं आगे। मानव विकास से संबंधित संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। मानव विकास इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। मानव विकास के संदर्भ में मानव स्वयं भी क्या है, साध्य है, यह भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। देखते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं श्रमिक कहलाते हैं, ठीक। श्रमिक केवल पुरुष होते हैं, ये ऐसी बात नहीं है, महिलाएं भी क्या होती है, श्रमिक होती है, महिलाएं भी श्रमिक होती हैं। और अस्थायी रूप से काम करने वाले व्यक्ति को श्रमिक नहीं कहा माना जाता है, और अस्थायी रूप से, और अस्थायी रूप से नहीं माना जाता। यह क्या है, नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी गलत। कौन सा ही हुआ, 1 हुआ, तो देखेंगे भाई ऑप्शन, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और नहीं 2, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, गुड ए हो जाएगा, सही पूछा है यहाँ पर, सही। देखते हैं आगे बढ़ जाते हैं। समष्टि है यह, समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक एजेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एजेंट कितने तरह के होते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 तरह के एजेंट होते हैं। कितने, 3 तरह के एजेंट है। कौन कौन, 3 प्रकार के एजेंट हैं, 3 प्रकार के एजेंट हैं। एजेंट, एजेंट कौन होते हैं, एजेंट वे होते हैं जो आर्थिक क्रियाकलाप में क्या करते हैं, भागीदारी करते हैं और उत्पादन, उपभोग, वितरण, बचत, निवेश इत्यादि प्रकार की क्या करते हैं, घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो यही क्या है, एजेंट है। तो एजेंट कितने हैं, 3 है। एजेंट कितने हैं, 3 है। परिवार हो गया, परिवार, इसके बाद निजी कंपनी या फर्म, इसी को कहते हैं निजी कंपनी या फर्म, इसके बाद सरकार। सरकार, तो अर्थव्यवस्था के एजेंट कितने हो गए, 3 एजेंट हो गए, परिवार, निजी कंपनी या फर्म, सरकार। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें योगदान सबसे अधिक होता है किसका, योगदान सबसे अधिक होता है किसका, परिवार का होता है योगदान अधिक होता है और बचत भी अधिक करता है। तो कितना, लगभग 55 से 60% करता है। कितना, 55 से 60% योगदान देता है अपना। और बताइए कि निजी कंपनी या फर्म कंपनी, मान लीजिए कि कोई विदेशी कंपनी है और भारत में कार्यरत है, तो क्या उसे निजी कंपनी के क्षेत्र में शामिल करेंगे, यस। तो यहाँ पर विदेशी कंपनी भी क्या हो जाएगी, शामिल हो जाएगी। इसके बाद सरकार तो आप लोग जान ही रहे हैं, क्या हो जाएगा इसका 28 नंबर। व्यक्ति अथवा संस्थाएं जो आर्थिक निर्णय लेते हैं एजेंट कहलाते हैं। व्यक्ति यानी कि क्या, परिवार, व्यक्ति किस में आ जाएंगे, परिवार में आ जाएंगे, तो सही है। इसके बाद आर्थिक एजेंट का, आर्थिक एजेंट के अंतर्गत सरकार, निगम, बैंक जैसे संस्थाएं भी शामिल है। तो क्या है, इसमें सरकार है, तो सरकार हम लोग पढ़े हैं 3 में, परिवार भी है, निजी कंपनी भी है, सरकार भी है, तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा सत्य है, सत्य कौन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सत्य है। देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसे समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, बताइए आप लोग कमेंट में, कमेंट बॉक्स में बताइए, पीछे चर्चा हो गई है। समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, किन्स को कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है, अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है।
अर्थशास्त्र जो होता है ये सैद्धांतिक होता है, सैद्धांतिक पक्ष होता है, सैद्धांतिक पक्ष होता है, और ये व्यवहारिक पक्ष होता है। क्या होता है? व्यवहारिक पक्ष होता है। अब देखेंगे कि अर्थशास्त्र का पिता कौन है। तो अर्थशास्त्र के जो पिता हैं एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ हैं। इसके बाद इन्होंने 1776 में एक पुस्तक लिखी थी, प्रकाशित की थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। कौन? द वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें इन्होंने अर्थव्यवस्था को क्या कहा था? तो अर्थव्यवस्था की इन्होंने क्या कहा था? धन का विज्ञान कहा था। धन का विज्ञान कहा था। धन के विज्ञान के रूप में क्या किया था? परिभाषित किया था। धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। एक रॉबिन्स है, रॉबिन्स। इन्होंने सीमित साधन के रूप में परिभाषित किए हैं, सीमित साधन के रूप में, सीमित साधन के रूप में। पॉल सैमुअल्सन एक है जो कि आधुनिक अर्थशास्त्र को क्या परिभाषित किया है? पॉल सैमुअल्सन है, पॉल सैमुअल्सन है। आधुनिक अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है, परिभाषित किया है। आधुनिक अर्थशास्त्र को क्या किया है? परिभाषित किया है, परिभाषित किया है। किस आधार पर? सतत के आधार पर, सतत विकास। जो सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उस आधार पर इन्होंने क्या किया है? परिभाषित किया है। देखते हैं आगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें क्या हो जाएगा? बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। देखेंगे आगे। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी फर्म की विशेषता है? बाजार के लिए उत्पादन, उत्पादन के कारकों का स्वामित्व और पूंजी का निरंतर संचय। क्या हो जाएगा? ये भी सही है, ये भी और ये भी। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी माने क्या होता है? वादी माने एक विचारधारा होता है। क्या होता है? विचारधारा, विचारधारा होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन कौन कर रहा था? अमेरिका। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का रूस। और दोनों का जो मिक्स्ड रूप था भारत अपनाया था। कौन अपनाया था? भारत। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था था। उत्पादन के कारकों का निजी स्वामित्व, वहाँ निजी स्वामित्व होता है। इसके बाद पूंजी का निरंतर क्या होता है? पूंजीपति क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या मजदूरों को आर्थिक शोषण किया जाए और अधिक से अधिक संपत्ति क्या किया जाए? इकट्ठा किया जाए। तो ये भी क्या है? ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 ये यहाँ पर सही होगा। सही पूछा है, कौन सा कथन सही है? ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं आगे। अर्थव्यवस्था में आधार वर्ष क्या है? आधार वर्ष वह वर्ष जिसकी कीमत का प्रयोग करके वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी, क्या? रियल जीडीपी, रियल जीडीपी। एक होता है नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि जीडीपी की गणना की जाती है वास्तविक जिस वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को घटाया जाता है, जिस वर्ष में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य जोड़ा जाता है, ऊपर में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? वह वर्ष जिसकी कीमत का प्रयोग करके वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 32 का ए हो जाएगा। देखते हैं आगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होते हैं निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों। पीछे हम लोग कर चुके हैं डिस्कशन, तो बढ़ जाते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमिक में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है। ठीक, वस्तु और सेवा में अंतर क्या है?
तो वस्तु और सेवा में अंतर क्या होता है? वस्तु दृश्य होता है, वस्तु दृश्य होता है, विजिबल होता है, और सेवा क्या होता है? इनविजिबल होता है, यानी कि अदृश्य होता है, अदृश्य होता है। तो क्या क्या सेवा का बाजार मूल्य होता है? होता है, बाजार मूल्य होता है, मार्केट प्राइस होता है। इसके बाद अदृश्य ये जो होता है सेवा, तो इसका भी क्या होता है? बाजार मूल्य होता है। अवश्य ही क्या होता है? बाजार मूल्य होता है। ठीक, तो देखेंगे वस्तु और सेवा में तो क्या होता है इसमें। एक से अधिक देशों के साथ क्या होता है? व्यापार होता है। खुली अर्थव्यवस्था में भारत विश्व के अन्य देशों में उत्पादित वस्तुओं का उपभोग कर सकता है, यानी कि आयात करता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये भी सही है। अब क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है? तो एक भी सही है और दूसरा भी सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। एक और दो दोनों क्या है? सत्य है। एक और दो दोनों सत्य है। देखते हैं आगे। कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में सम्मिलित है। इस अर्थव्यवस्था में, मिक्स्ड इकोनॉमी में, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, आर्थिक नियोजन, सरकार के विनियमन के रूप में भूमिका, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। बताइए क्या होगा इसमें? ये तो होगा है आर्थिक नियोजन, ये भी होगा सरकार के विनियमन की भूमिका और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक, दो और तीन, चार सभी हो जाएगा। देखते हैं आगे। उत्पादन कारकों और वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के दौरान उनसे पारिश्रमिक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखेंगे सबसे पहले कि उत्पादन के कारक कितने होते हैं। तो उत्पादन के कारक चार होते हैं। LLCE, क्या? LLCE उत्पादन के कारक होते हैं। LLCE लैंड, लेबर, कैपिटल पूंजी, कैपिटल, इसके बाद एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। ठीक, तो ये क्या हो गया? लैंड भूमि हो गई, भूमि, लेबर श्रम हो गया, श्रमिक, के बाद कैपिटल पूंजी, पूंजी, इसके बाद क्या है? एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी, उद्यमी। तो इन्हें, ये लोग काम करेंगे तो इनको क्या दिया जाएगा? वेतन दिया जाएगा, मजदूरी दिया जाएगा कि तो क्या क्या मिलता है? पारिश्रमिक वेतन। यह है क्या? पारिश्रमिक के रूप में क्या मिलेगा? तो मान लीजिए कि भूमि है, तो भूमि भूमि पर क्या करना पड़ेगा? किराया देना पड़ेगा, भूमि पर किराया चुकाना पड़ेगा, किराया। ठीक, श्रम है जो लेबर है उसे क्या होगा? श्रम को वेतन या मजदूरी, वेतन या मजदूरी। इसके बाद पूंजी को, पूंजी, पूंजी पर क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा, ब्याज। के बाद उद्यमी को लाभ, उद्यमी को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। तो यही क्या कह रहा है? उत्पादन कारक। तो उत्पादन के कारक कितने हो गए? उत्पादन के कारक चार होते हैं। उत्पादन के कारक कितने होते हैं? चार होते हैं। LLCE। ठीक, भूमि हो गई, श्रम, पूंजी, उद्यमी। भूमि के लिए किराया चुकाना पड़ेगा, श्रम के लिए वेतन, श्रमिक के लिए मजदूरी, पूंजी के लिए ब्याज, और उद्यमी को लाभ। ठीक, तो देखेंगे कि ये कह रहा है कि ये उत्पादन के कारक दिया है और यहाँ पारिश्रमिक दिया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि स्थिर प्राकृतिक संसाधन लगान, संसाधन लगान, मानव श्रम, मजदूरी, उद्यमिता, ब्याज। तो देखेंगे कि उद्यमी को क्या है? ब्याज मिलेगा कि लाभ मिलेगा? लाभ मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मानव श्रम को क्या? मजदूरी, मानव श्रम को क्या? मजदूरी, सही है। इसके बाद प्राकृतिक, स्थिर प्राकृतिक संसाधन लगान क्या है? ये भी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 36 का बी हो जाएगा। एक और दो ये सही है, ये सही है, ये क्या सही है? तीन गलत है। तो देखेंगे कि जिस जिस ऑप्शन में तीन है हटाते हैं, तो यहाँ है तो ये हट जाएगा, यहाँ भी तीन है तो ये भी हट जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? केवल दो तो होगा नहीं, एक भी है, दो भी है, तो क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी। 36 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखते हैं आगे। नेक्स्ट, चक्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या है? चक्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि चक्रीय अर्थव्यवस्था है क्या। एक तो एक कहता है रैखिक अर्थव्यवस्था। जो रैखिक अर्थव्यवस्था है उसके चुनौतियों को दूर करने के लिए ही चक्रीय अर्थव्यवस्था लाया गया था। कौन? रैखिक अर्थव्यवस्था। पहले देखेंगे रैखिक अर्थव्यवस्था। रैखिक अर्थव्यवस्था इसमें क्या है, यानी कि किसी एक वस्तु का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, वस्तु को क्रय करते हैं। क्या करते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे कि पानी का बोतल ही मान लीजिए 10 रुपये वाला है जो बोतल, हम लोग क्या करते हैं, ये मान लीजिए कि पानी बोतल है, पानी बोतल है, इसका हम लोग क्या करते हैं, क्रय करते हैं, पहले खरीदते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, इसके बाद क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। फेंक देते हैं यानी कि क्रय, उपभोग और फेंक देते हैं। तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा, संसाधन की बर्बादी है और पर्यावरण को क्या करेगा, ये नुकसान पहुंचाएगा, यानी प्रदूषण फैलाने में भी क्या करेगा, अहम भूमिका है इसकी। तो इसी को, ये क्या है, रैखिक अर्थव्यवस्था की क्या है, चुनौती है। तो इसी चुनौतियों को दूर करने के लिए ही क्या किया गया था, चुनौतियों को दूर करने के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था लाया गया। किसका? चक्रीय अर्थव्यवस्था। तो चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है, ये 3R पर कार्य करता है। 3R का क्या मतलब है, तो चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है, ये 3R पर काम करता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था 3R पर काम करता है। 3R यानी कि R का मतलब देखेंगे, R का मतलब है रिसाइकिल, रिसाइकिल के बाद रीयूज, रीयूज, रिड्यूस, रिड्यूस यानी कि रिसाइकिल का अर्थ क्या हो जाएगा, पुनः चक्रण, पुनर्चक्रण, पुनर्चक्रण के बाद रीयूज का मतलब पुनः उपयोग, पुनः उपयोग। इसके बाद रिड्यूस का अर्थ क्या हो जाएगा, रिड्यूस का अर्थ होगा कम करना। क्या? कम करना। कम करना, किसे कम करना, ये जो रैखिक अर्थव्यवस्था की जो चुनौती है उसको क्या करना, कम करना, दूर करना। इसीलिए क्या आया था, चक्रीय अर्थव्यवस्था। ये चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है, अभी वर्तमान में चक्रीय अर्थव्यवस्था आपको नहीं लग रहा है कि 3R पर जब काम कर रहा है तो ये सतत विकास को ये बढ़ावा दे रहा है, सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है, सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है, सतत विकास। एसडीजी क्या है, 2015 में आए थे और 17 लक्ष्य रखे गए थे और 2030 तक इसे प्राप्त करना था। क्या? एसडीजी 2015 में आया था, यूएन ने लाया था। कौन? यूएन। 17 गोल रखे गए थे, इसका गोल, लक्ष्य रखे गए थे, 17 लक्ष्य। और कब तक इसे प्राप्त करना था, तो 2030 तक क्या करना था, इसे प्राप्त करना था। इसमें एसडीजी जो 2 होता है, एसडीजी 2 वो शून्य भूखमरी से संबंधित है, शून्य भूखमरी। तो भारत भी प्रयास कर रहा है इस दिशा में। 2017 में भारत ने इस दिशा में प्रयासरत रहा और 3 जिलों का चयन किया था शून्य भूखमरी के लिए, उसे आदर्श जिला के रूप में घोषित करना था। ठीक, मुंबई महाराष्ट्र, ठाणे था, इसके बाद कोरापुट ओडिशा का, जो कि अब ओडिशा हो गया है। इसके बाद ठाणे हो गया, मुंबई, कोरापुट हो गया, कोरापुट हो गया ओडिशा में। इसके बाद गोरखपुर यूपी, गोरखपुर यूपी, गोरखपुर जिला यूपी, ये यूपी में हो गया। इसके बाद ठाणे महाराष्ट्र में हो गया और कोरापुट कहाँ, ओडिशा में हो गया, उड़ीसा। तो अब इसका क्या है नाम, ओडिशा है। ठीक, देखते हैं आगे का क्या हो जाएगा।
एक और दो क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। तीसरा क्या सही, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं आगे। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? गांधीवादी प्रतिस्पर्धा पर, न्यास पर, राज्य नियंत्रण पर, इसमें से किसी नहीं। ये ट्रस्टीशिप होता है, ट्रस्टीशिप। क्या होता है? ट्रस्टीशिप। गांधी जी ने कहे थे कि हमारे देश में, संसाधन के बारे में कहे थे कि हमारे देश में पेट भरने के लिए बहुत है, बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये किसका कथन है? तो गांधी जी कहे थे कि हमारे देश में, संसाधन के बारे में कहे थे, हमारे देश में पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेट भरने के लिए पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। पेटी के कहने का अर्थ है, पेटी के कहने का अर्थ है कि संचय करने के लिए नहीं, संसाधन का संचय करने के लिए नहीं। बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो ये किन का कथन है? गांधी जी का है। जो कथन है गांधी जी कहे थे, गांधी जी। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखते हैं आगे। 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य क्या था? दारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। एलपीजी जो है, एलपीजी ये क्यों आया, किन परिस्थितियों में आया, ये फाउंडेशन बैच में हम लोग पढ़ेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। वहाँ यहाँ क्वेश्चन दारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। तो इसका क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे। भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिंहा राव। तो ये क्या थे? उस समय पीएम थे और ये क्या थे? वित्त मंत्री थे। क्या थे? वित्त मंत्री थे। तो इसे क्या कहा जाता है? राव, राव मोहन राव मॉडल भी कहा जाता है। इसे मोहन राव मॉडल भी कहा जाता है। या राव मोहन मॉडल इसको कहा जाता है, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिंहा राव। तो इन्हें जनक कहा जाएगा। ठीक, जनक कहा जाएगा। और इन्हें को क्या कहा जाएगा? अग्रदूत कहा जाएगा। एलपीजी का क्या कहा जाएगा? आर्थिक सुधार का अग्रदूत कहा जाएगा। लेकिन जनक किसे कहा जाएगा? नरसिंहा राव को। क्या पूछ रहा है? जनक। तो क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। अगर यही अग्रदूत पूछेगा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेंगे। देखते हैं आगे। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? बताइए आप लोग। विषय हम डिस्कशन कर चुके हैं। मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, उपयुक्त दोनों। अदृश्य बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी आप लोग याद कर पा रहे हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, ये अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी एक किस क्षेत्र में होती है? कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। ये मौसमी बेरोजगारी भी होती है। क्या? मौसमी बेरोजगारी भी होती है। तो क्या हो जाएगा? ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई सर्वाधिक है? मौसमी बेरोजगारी। तो ये मौसमी बेरोजगारी भी है और अदृश्य छिपी हुई। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 41 का सी। देखते हैं आगे। योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा? योजना आयोग देखेंगे। योजना आयोग के बारे में थोड़ा। योजना आयोग इसका गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। कब? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को हुआ था। अब योजना आयोग को क्या कर दिया गया है? रिप्लेस कर दिया गया है किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा 2015 में क्या कर दिया गया है? रिप्लेस कर दिया गया है, हटा दिया गया है, मैंने इसका स्थान ले लिया है नीति आयोग। ठीक, तो योजना आयोग कब का है? 15 मार्च 1950 का। ये नियोजन, नियोजन करता है किस तरह संसाधनों का प्रयोग करके हर राज्यों के बारे में सब
प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक होती है उसमें सभी लोग राज्यों के सीएम भाग लेते हैं, योजना बनाते हैं। तो इसका काम था, अब क्या कर रहा है, उसका स्थान पर नीति आयोग कर रहा है। अब एक एनडीसी है, यहां से पूछता है एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका गठन 52 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद ये योजनाओं को क्या करता है, अप्रूवल करता है, परिषद। एनडीसी कब गठन हुआ था, 1952 में। इसे ही किसने कहा था सर्वोच्च मंत्री परिषद, सर्वोच्च कैबिनेट किसने कहा था, सर्वोच्च कैबिनेट किसने कहा था, सर्वोच्च कैबिनेट या मंत्री परिषद के संथानम द्वारा कहा गया था क्या, एनडीसी को ही सर्वोच्च कैबिनेट या सर्वोच्च मंत्री परिषद। ठीक, क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा ऑप्शन, ये हो जाएगा। आरबीआई के बाद विश्व बैंक, डब्ल्यूबी। तो देखेंगे कि विश्व बैंक जो है, एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब का, 1944 का, 1944 का था। तो इसमें डब्ल्यूबी, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का क्या किया गया था, गठन। आईएमएफ का, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, जुड़वा भी कहा जाता है, जुड़वा। ठीक, बताएंगे जब कि एपीएस क्या होता है, ये किन परिस्थितियों में लगेगा, क्या कारण था। जब द्वितीय विश्व युद्ध से जो आर्थिक क्षति हुई थी, तो इसे रिकंस्ट्रक्शन करना था, पुनर्निर्माण करना था, इसलिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को बुलाया गया था। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का क्या किया गया, गठन किया गया। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, ये दीर्घकालिक ऋण देता है, और आईएमएफ क्या करता है, ये अल्पकालिक ऋण देता है। तो वर्ल्ड बैंक जो है, ये आधारभूत संरचना के लिए देता है, क्या देता है, ये आधारभूत संरचना के लिए लोन देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, विनिर्माण क्षेत्र से और शहरी क्षेत्र से। क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग, विनिर्माण क्षेत्र तो होगा नहीं और ना शहरी क्षेत्र होगा, क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र होगा और कृषि क्षेत्र होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या हो जाएगा, ए और दो। अच्छा अच्छा, बिहार सही से पहले आप लोग कंप्लीट के लिए कर रहे हैं मैसेज, कमेंट कर रहे हैं। मैं आप लोगों को आश्वस्त कर दूं कि एकदम सही रणनीति के साथ वहां तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, एकदम आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ते रहिए और देखते रहिए। थोड़ा सुनने पर आप लोग ध्यान देंगे, ज़्यादा समझने पर ध्यान देंगे। इससे क्या होगा कि लिख पाएंगे हम कम, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, समय कम है तो कुछ लिखेंगे, कुछ कंसेप्ट बताएंगे, तो इससे क्या होगा कि प्रश्न वहां से छूटने की कोई संभावना नहीं रहेगी। ठीक, कंसेप्ट रहेगा तो अधिक से अधिक आप लोग क्या कर पाइएगा, क्वेश्चन बना पाइएगा। तो देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 2 सही है, 1 3 3 4 2 4 1 और 2, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 43 के बाद देखते हैं आगे। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी देखिए, एक हो प्रच्छन्न बेरोजगारी तो ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन ओवरऑल पूरा पूछे कि भारत में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, क्या, संरचनात्मक बेरोजगारी, ये पूरे भारत में पूछेगा तो पूरे भारत भर में क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक, इसका क्या है, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता होगा तो क्या होता है, संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। 44 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, इसके बारे में हम बताए हैं पूरा डिटेल से, तो वहां से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, वहां से आप लोग हेल्प ले सकते हैं। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है, इथियोपिया कहा जाता है। ठीक, कुपोषण के कारण
बिहार को, मध्य प्रदेश को, झारखंड को, ओडिशा को। ये कब है? यूपी पीसीएस 2010 में पूछा हुआ है उस समय का, तो करंट का मामला होगा, तो क्या हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग? मध्य प्रदेश। ठीक, देखते हैं आगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? सामान्यतः जहां बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, श्रमिक की उत्पादकता कम है। तो यह क्या हो जाएगा? श्रमिक उत्पादकता जो आप लोगों को हम एग्जाम्पल से समझाए थे कि 5 श्रमिक 1 हेक्टेयर में कितना 10 क्विंटल अनाज का उत्पादन करते हैं, और यहीं 12 श्रमिक हो गए 1 हेक्टेयर भूमि पर कितना 10 ही कर रहे हैं क्विंटल, तो क्या है इसमें कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ, जीरो हुआ, शून्य हुआ। तो यही क्या है? श्रमिक कितने बढ़ गए? श्रमिक बढ़े कितना? 5 से 12 हो गए तो कितना 7 बढ़े, लेकिन ये जो 7 श्रमिक के बढ़ने के बाद भी क्या हुआ? उत्पादन में कोई और परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो यही क्या है? सीमांत उत्पादकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, देखते हैं आगे। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD, LMF, UNDP, इसके बाद WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। IBRD किसका है? ये WB का है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा 47 का है। देखते हैं आगे। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड डी में क्या है? उत्तराखंड है। बताइए आप लोग, कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। देखते हैं आगे। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार और औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग के आधार पर, देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। यूपीपीसीएस 2012 में पूछा है। यूपीपीसीएस 2012 में क्वेश्चन ये पूछ चुका है। क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा सी हो जाएगा, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। देखते हैं आगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत, ये अग्रदूत पूछ रहा है। डॉक्टर बिमल जलान, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिंहा राव, पी चिदम्बरम। बताइए। एमपीपीसीएस 2008 में पूछा हुआ है। एमपीपीसीएस 2008 में पूछा हुआ है। तो ये अग्रदूत हम पीछे बताए थे कि अग्रदूत कौन थे? मनमोहन सिंह है। यहाँ पर मनमोहन सिंह है। तो अग्रदूत कौन है? अग्रदूत मनमोहन सिंह है। और जनक पूछेगा तो कौन है? जनक, जनक कौन है? पीवी नरसिंहा राव है। तो यहाँ क्या पूछा है? अग्रदूत पूछा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, क्या आज इतना ही देखते हैं, फिर कल ये डेली रहेगा PYQ सीरीज, डेली चलने वाली है। और आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। और सब BPSC AADO और बिहार दरोगा को ध्यान में रखकर ही इस सीरीज को शुरू किया गया है, और हम लोग इसे कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।